नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की संस्कृत भाषा से जो लोग भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनकी तैयारी को करा रहे हैं। हमने संस्कृत के लगभग 6 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर डाल दिया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा हम अब डिटेल वीडियो भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने रचना एवं रचनाकार का डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है। उसके अलावा हमने संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास का डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है। आज हम संस्कृत भाषा एवं साहित्य से जो प्रश्न बन सकते हैं उनको व्याख्या सहित हल करेंगे। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, आपको पर्याप्त मैटर यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा जिससे आप एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं। लेकिन आपको हमारे चैनल के साथ ईमानदारी से जुड़े रहना होगा ताकि मैं जैसे जैसे वीडियो लाऊं आप उसको अच्छे से तैयारी कर लें और एग्ज़ाम के टाइम आप मेरे वीडियोज़ को रिविज़न करके ज़रूर जाइएगा। ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो अभी तक हमने 6 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, 4 प्रैक्टिस सेट और कराऊंगी, टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। उसके अलावा मैं एक एक टॉपिक को डिटेल पढ़ाकर उनका अलग से प्रैक्टिस कराऊंगी, जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि जो वैकल्पिक विषय होगा उनसे लगभग 100 प्रश्न बनेंगे। तो आप अगर संस्कृत भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके संस्कृत से 100 प्रश्न बनेंगे। वो संस्कृत शिक्षण के भी हो सकते हैं। जैसा आपका पाठ्यक्रम निर्धारित है उसमें सारे पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको निश्चित सफलता दिलाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। तो अर्थ परिवर्तन भी है, ध्वनि परिवर्तन भी है, पद विज्ञान भी है, लेकिन काव्य ध्वनि निरूपण जो है भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। इसको देख लीजिए, भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र काव्य ध्वनि निरूपण नहीं है। काव्य ध्वनि निरूपण काव्य शास्त्र का विषय है। भाषा विज्ञान के अंग हैं ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काव्य ध्वनि निरूपण है, यहाँ पे ध्वनि विज्ञान नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की कौन सी प्रकृति सत्य नहीं है। तो देखिए, भाषा प्रतीकों की एक व्यवस्था है, ये सत्य है। प्रत्येक समुदाय में एक भाषा होती है, ये भी सत्य है। भाषा संबंधी प्रतीक यादृच्छिक होते हैं, ये भी सही है। लेकिन जिन प्रतीकों से भाषा का निर्माण होता है उन्हें वाक प्रतीक कहते हैं, ये सत्य नहीं है। इसको मैं बता देती हूँ। जिन प्रतीकों से भाषा का निर्माण होता है उसे वाक प्रतीक कहते हैं, यह भाषा की प्रकृति सत्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों विकल्प भाषा की प्रकृति हैं। इदमंध तमः कृत्स्नम जायते भुवन त्रयम यदि शब्दाद्वयम ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। अगला है, विचार जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो वह भाषा कहलाती है। यह किसका विचार है? तो यह है प्लेटो का विचार। विचार जब ध्वन्यात्मक होठों पर प्रकट होती है तो वह भाषा कहलाती है। यह विचार प्लेटो का है, ये विचार ऐसे दे सकता है। अगला प्रश्न है, नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्का नव पंचवारम भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत का सूचक है। ये दिव्योत्पत्ति के सिद्धांत का सूचक है। इसको हम देख लेते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्का नव पंचवारम, यह भाषा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत है। महावैयाकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी के आधारभूत 14 प्रत्याहार सूत्रों को भी महेश्वर सूत्र अर्थात शिव जी द्वारा उत्पन्न माना जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत प्राचीनतम है। तो इसका आंसर होगा दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत। इसको हम लोग देख लेते हैं। भाषा की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत है। दैवीम वाचम जनयंत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदंती, अर्थात देवों ने वाणी वाक भाषा को उत्पन्न किया, तब सब प्राणी उसी को ही बोलते हैं।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए यहाँ पे। निर्णय सिद्धांत, इसे प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, संकेत सिद्धांत और संकेतवाद कहा जाता है। ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत, इसके अन्य नाम अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद, भोभोवाद, शब्दानुकरणवाद तथा शब्दानुकरण मूलकतावाद आदि हैं। अंग्रेजी में इसे भोवो थ्योरी, ओनोमोटोपिक तथा ओनोमोटोपैटिक थ्योरी तथा इयोइक थ्योरी आदि कहते हैं। रेनन ने इस सिद्धांत का विरोध किया। वोवो थ्योरी का मैक्स मूलर ने हंसी उड़ाई। ठीक है। इंगित सिद्धांत, इस सिद्धांत की ओर सर्वप्रथम संकेत करने का श्रेय पॉलिनेशियन भाषा के विद्वान डॉक्टर रॉय को है। कुछ दिन बाद डार्विन ने भी 6 असंबद्ध भाषाओं की तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इसे प्रमाणित किया था। फिर है संपर्क सिद्धांत। इस मत के प्रतिपादक जी रेवेज हैं, जो मनोविज्ञान के विद्वान थे। तो हमने कौन कौन से सिद्धांत देख लिए? निर्णय सिद्धांत, ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत, इंगित सिद्धांत और संपर्क सिद्धांत। तो सबके प्रतिपादक आप लोग देख लीजिएगा। भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैक्स मूलर। इसको देख लेते हैं। भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो हैं। धातु सिद्धांत को अनुरणन सिद्धांत भी कहा जाता है। बाद में जर्मन विद्वान हैंस तथा उनके भी बाद मैक्स मूलर ने इसे व्यवस्थित किया। इसी को डिंग डोंगवाद या रणन सिद्धांत भी कहा है। कुछ लोग गलती से डिंग डोंगवाद का प्रयोग अनुकरण सिद्धांत या अनुरणन सिद्धांत के लिए करते हैं। धातु सिद्धांत का डिंग डोंगवाद नाम का आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिभा की देन है। अब है ये हे हो सिद्धांत का संबंध है भाषोत्पत्ति से। ये हे हो सिद्धांत का संबंध भाषोत्पत्ति से है। श्रम ध्वनि सिद्धांत को हिंदी में श्रम परिहरण मूलकतावाद भी कहा जाता है। न्यावर नामक प्रसिद्ध विद्वान इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। फिर है भाषा की उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक भाषा शास्त्री हैं। कौन है? हेनरी स्वीट। भाषा उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक भाषा शास्त्री हेनरी स्वीट हैं। यह समन्वय 4 सिद्धांतों का समन्वित रूप है। अनुकरण का सिद्धांत, आवेग सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत, उपचार सिद्धांत। फिर है मे पोल सिद्धांत में मे पोल क्या है? तो मे पोल एक खंभा है। मे पोल सिद्धांत में मे पोल एक खंभा है। कुछ विद्वानों ने नाटक की उत्पत्ति में मे पोल नृत्य से निश्चित किया है। पश्चिमी देशों में मई का महीना बड़ा ही आनंद तथा उत्सव का होता है। उस महीने में एक स्थान पर एक लंबा बांस गाड़ दिया जाता है। उसके नीचे स्त्रियां तथा पुरुष साथ साथ नृत्य किया करते हैं। यह लोक नृत्य का एक नमूना है। पाश्चात्य विद्वान नाटक की उत्पत्ति इसी मे पोल से मानते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के उद्भव के सिद्धांतों में कौन सा नहीं है? तो भाषा के उद्भव के सिद्धांत में वेग का सिद्धांत नहीं है, आवेग का सिद्धांत है, संगीत का सिद्धांत है, रणन का सिद्धांत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भाषा के उद्भव सिद्धांत में वेग सिद्धांत नहीं है। भाषा उद्भव के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। दैवी सिद्धांत, ये भाषा उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे प्राचीनतम है। संकेत सिद्धांत, इसे निर्णय सिद्धांत, प्रतिकार तथा स्वीकार भी कहते हैं। फिर है धातु सिद्धांत, यह रणन, अनुरणन, मूलक, डिंग डोंग आदि नाम से प्रचलित है। इस सिद्धांत का संकेत प्लेटो ने किया था और प्रोफेसर हेंस ने इसे व्यवस्थित रूप दिया। इसके पल्लवन में मैक्स मूलर का महत्वपूर्ण योगदान है। आवेग सिद्धांत, इसे पुहपुवाद, मनोभावाभिव्यंजकतावाद और मनोभावाभिव्य भी कहते हैं। फिर है अनुकरण का सिद्धांत, इसे ध्वनि अनुकरण और भोभो सिद्धांत भी कहते हैं। मैक्स मूलर ने इसे उपहास के लिए कुत्ते की बोली के आधार पर बाऊ बाऊ सिद्धांत कहा। हिंदी में इसे भोभो बना लिया गया।
इंगित सिद्धांत इसके प्रतिपादक डॉक्टर राय हैं। संपर्क सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जी रेवेंज हैं। और संगीत सिद्धांत, इस सिद्धांत को सामने लाने का श्रेय डार्विन, स्पेंसर और येसपर्सन को जाता है। समन्वय सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक हेनरी स्वीट हैं। फिर है ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है। तो ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण प्रयत्न लाघव है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण प्रयत्न लाघव है। ध्वनि परिवर्तन के कारणों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, आभ्यंतर कारण और बाह्य कारण। प्रयत्न लाघव। मुख सुख, यह ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रथम कारण है। प्रयत्न लाघव से तात्पर्य है कि अधिक श्रम की अपेक्षा कम श्रम में काम चलाना। यह मानव सुलभ प्रवृत्ति है जो भाषा के क्षेत्र में भी अपना कार्य करती है, जैसे स्थल से थल, मुकुट से मऊर, उपाध्याय से झा, पाकिस्तान से पाक, मास्टर साहब से मासाब आदि। इस प्रकार संक्षिप्तीकरण भी प्रयत्न लाघव है। ठीक है। फिर है बलाघात। बलाघात उच्चारण की वह मात्रा है जिससे किसी भाषिक इकाई, ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्यांश, वाक्य का उच्चारण किया जाता है तथा जो उच्चारण के लिए भीतर से आती हुई हवा की तीव्रता एवं उच्चारण से संबद्ध मांसपेशियों की दृढ़ता पर निर्भर करती है। इसी आधार पर बलाघात के ये भेद किए गए हैं: ध्वनि बलाघात, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात एवं वाक्य बलाघात। जैसे डायरेक्टर से डायरेक्टर, फाइनेंस से फिनेंस, सरदार जी से दारजी और अनाज से नाज आदि। फिर है अशिक्षा तथा अज्ञान। अशिक्षा तथा अज्ञान के कारण ध्वनियों में मात्रा भेद, लोप, सघोषीकरण, अघोषीकरण, अल्पीकरण तथा भ्रामक व्युत्पत्तियों आदि अनेक परिवर्तन होते हैं। अज्ञान पर आधारित मिथ्या सादृश्य के कारण एकदश को एकादश, ईंड़ा को इंगला आदि कहा जाता है। अशिक्षा तथा अज्ञान के ही कारण भ्रामक व्युत्पत्तियां हो जाती हैं तथा चेम्सफोर्ड को चिलमफोर्ड, रिपोर्ट को रपट आदि कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण है। तो अभी हम लोग देखे हैं प्रयत्न लाघव। फिर है प्रयत्न लाघव कारण है किसका? ध्वनि परिवर्तन का। फिर है ध्वनि परिवर्तन का आभ्यंतर कारण है। ध्वनि परिवर्तन का आभ्यंतर कारण क्या है? अनुकरण की अपूर्णता। ध्वनि परिवर्तन का आभ्यंतर कारण अनुकरण की अपूर्णता है। इसके अतिरिक्त अन्य आभ्यंतर कारण है प्रयत्न लाघव, क्षिप्र भाषण, अशिक्षा तथा ज्ञान, भावातिरेक, आत्म प्रदर्शन, यादृच्छात्मक शब्द, मात्रा सुर बलाघात, कलात्मक स्वच्छंदता, लिपि दोष या लिपि की अपूर्णता तथा विदेशी ध्वनियों का अभाव। बाह्य कारण अर्थात व्यक्ति के परिवेश में निहित ध्वनि परिवर्तन के कारण ये हैं: भौगोलिक परिस्थितियां, ऐतिहासिक परिस्थितियां। इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन के उपयुक्त 12 कारण माने जाते हैं। अगर पूछेगा तो संख्या में आपको 12 बताने हैं। प्रयत्न लाघव इति कस्या आभ्यंतर कारणम अस्ति? तो इसका आंसर है ध्वनि परिवर्तनस्य। फिर है ध्वनि परिवर्तन का आंतरिक कारण है। तो ध्वनि परिवर्तन का आंतरिक कारण है प्रयत्न लाघव। फिर है ध्वनि परिवर्तन तो जिह्वा नर्तन है के बारे में आपका मत क्या है? यह उक्ति सही है, यह उक्ति सही नहीं है, और क्या है ऑप्शन? यह उक्ति सर्वथा असंबद्ध उक्ति है, यह उक्ति एकांगी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। ध्वनि परिवर्तन तो जिह्वा नर्तन है, यह उक्ति एकांगी है। ये लाइन ऐसी ही याद हो जानी चाहिए। सिंधु हिंदू में ध्वनि परिवर्तन का कारण है भौगोलिक कारण है। सिंधु हिंदू में, इसका व्याख्या देख लीजिए। सिंधु से हिंदू में ध्वनि परिवर्तन का कारण बाह्य कारण के अंतर्गत भौगोलिक प्रभाव है, जैसे सप्ताह से हफ्ता। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: सादृश्य, कुछ शब्द किसी दूसरे के सादृश्य के कारण अपनी ध्वनियों का परिवर्तन कर लेते हैं। 35 के सादृश्य पर 37 में अनुनासिकता आ गई है। इसी प्रकार देहात से देहाती, शहर से शहराती आदि। फिर है भौगोलिक।
भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। शीतलता, उष्णता, उर्वरता, अनुवर्तता तथा अधिक या कम विस्तृत होना आदि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। फिर है उष्ट्र का ऊंट। ध्वनि परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? तो ये अनुनासिकता है। उष्ण का ऊंट में परिवर्तन अनुनासिकता है। उष्ण शब्द का अर्थ भी ऋग्वेद की प्राचीन ऋचाओं में भैंसा है, किंतु बाद में इसका व्यवहार ऊंट के लिए किया जाने लगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अनुनासिकता के अन्य उदाहरण हैं चूंच का चोच, कंपन का कांपना, चंद्र का चांद, भ्रू का भ्रऊ, श्वास का सांस, सर्प का सांप, सत्य का साच, कूप का कुआं, युग का जू, अश्रु का आंसू, वक्र का बाका, वेत्र का बेत आदि। विपर्य, जब किसी शब्द में न तो ध्वनि का आगम होता है न लोप, अपितु शब्द में विद्यमान ध्वनियां परस्पर स्थान बदल लेती हैं, तो यह विपर्य कहलाता है। जैसे ससुर से ससुर, पागल से पगला, खन से नख, चहुपना से पहुंचना, डेस्क से डेस्क, कचहरी से कचहरी, कहचरी से कचहरी, चिन्ह का चिन्ह, ब्राह्मण का ब्राह्मण, अमरूद का अरमूद, तमग का तमगा, ये सब भोजपुरी में बोल रहा है। महाराष्ट्र का मरहठा, मुक्कलचा का मुचलका, वाराणसी का बनारस, खुर्द का खुदरा अवस्था में है। बफर फारसी का बर्फ, मतलब का मतलब और मतलब का मतबल और लखनऊ का नखलऊ आदि। लोप में देख लीजिए क्या होगा। आगम के विपरीत किसी भी शब्द के आदि, मध्य या अंत में पहले से विद्यमान ध्वनि का बाद में लुप्त हो जाना लोप है। जैसे स्नेह से नेह, अनाज का नाज, अगर का गर, अहाता का हाता। फिर है अरघट का रहट, अफसाना का फसाना, परीक्षा का परख, सूची की सुई, कोकिल का कोयल, शमशान का मसान, भंडागार का भंडार, फलाहार का फरहार, भारती जाया का भावज, मौक्तिक का मोती, कुंचिका का कुंजी आदि। कस्मात् कारणात् स्थल इति शब्दस्य थल इति उच्चारणं क्रियते, तो इसका आंसर होगा आदि लोपस्य। स्थल से थल आदि लोप होने के कारण होता है। आदि व्यंजक लोप, उच्चारण की कठिनाई के कारण अनेक आदि व्यंजनों का अंग्रेजी बोलने में लोप हो चुका है, किंतु लिखने में वे चल रहे हैं। जैसे साइकोलॉजी, नो, राइट आदि। हिंदी में भी अनेक संस्कृत शब्द अपने आदि व्यंजन खोकर आए हैं, जैसे स्थाली से थाली, स्थानक से थाना, स्कंद से कंधा और स्फूर्ति से फुर्ती आदि। अंग्रेजी हॉस्पिटल का हिंदी में भी यही बात है। फिर है भाषा विज्ञान के अर्थ परिवर्तन कारणों में जो कारण नहीं है वह है अर्थ व्यंजकता। अर्थ परिवर्तन से शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। एक रूप की दृष्टि से अर्थ परिवर्तन के 3 प्रकार होते हैं: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश अथवा अर्थ विपर्य। अब इसमें हम देखते हैं अर्थ विस्तार। जब किसी भाषिक इकाई का अर्थ पहले की तुलना में विस्तृत हो जाए तो उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। जैसे सब्जी का अर्थ हरा अर्थात हरी सब्जी का बाद में अर्थ विस्तार होकर सभी सब्जियां टमाटर, मूली, सलजम, पालक आदि के लिए हो गया। फिर है अर्थ संकोच। जब किसी भाषिक इकाई का अर्थ पहले की तुलना में संकुचित हो जाए तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं। जैसे मृग का अर्थ मूलतः पशु है, परंतु अब मृग का अर्थ संकुचित होकर हिरण रह गया, अतः इसका संकोचन हो गया है। फिर है अर्थ विपर्य, अर्थादेश। जब किसी शब्द का अर्थ कुछ से कुछ हो जाए तो उसे अर्थ विपर्य कहते हैं। जैसे आकाशवाणी का अर्थ देववाणी से ऑल इंडिया रेडियो हो गया, यह अर्थादेश है। फिर प्रश्न बनेगा व्यंग प्रयोग इनमें से किसका कारण है? तो इसका अर्थ होगा अर्थ परिवर्तन का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
व्यंग प्रयोग अर्थ परिवर्तन का कारण है। व्यंग के प्रयोग में 3 प्रकार के कारण होते हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द शक्तियों के द्वारा शब्दों के अर्थों का निश्चय और उनके परिवर्तन का विवेचन किया जाता है। फ्रांसीसी विद्वान बर्ली ने अर्थ विकास की 3 दशाएं मानी हैं: अर्थ विकास, अर्थ संकोच और अर्थादेश। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि अर्थ विकास की कितनी दशाएं हैं, तो 3 हैं: अर्थ विकास, अर्थ संकोच और अर्थादेश। फिर है अर्थ संकोच का उदाहरण है, तो अर्थ संकोच का उदाहरण है सरसिज। तो अर्थ संकोच का उदाहरण हो गया सरसिज। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अर्थ संकोच का उदाहरण सरसिज है। अर्थ संकोच के अन्य उदाहरण है मृग, सर्प, वृक, वृषभ, आदित्य, दुहित्र, पर्वत, जलज, पंकज, विद्यार्थी, रदन, मंदिर, सब्जी, संध्या, मीट, भार्या, वेदना, सूर्य, घोड़ा, समास, संदर्भ का प्रसंग, नामकरण आदि। ये आपको याद होना चाहिए कि ये अर्थ संकोच के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं। अर्थ संकोचस्य उदाहरणमस्ति, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरसिजम, इसको जरूर रट लीजिएगा। प्रवीण उदाहरण है। प्रवीण किसका उदाहरण है? ये अर्थ विस्तार का उदाहरण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। प्रवीण अर्थ विस्तार का उदाहरण है। इसके अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं: कुशल, गोष्ठ, गवेषणा, तैल, श्री गणेश महाराज, पंडित, कल, परसो, अभ्यास, निपुण आदि। डॉक्टर कर्ण सिंह के अनुसार अर्थादेश का उदाहरण है असुर, उष्ण, मौन, असुर, उष्ट्र, मौन, धूर्त, सत, असत आदि। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार गंवार, जंघा, आकाशवाणी, तटस्थ, तिलांजलि, खाट खड़ी करना आदि। अर्थोत्कर्ष का उदाहरण है साहस, मुग्ध, करपट आदि। फिर है कुशलः इत्युदाहरणमस्ति अर्थ विस्तारः। फिर है अर्थ विस्तारस्य उदाहरणम वर्तते, तो इसका आंसर है तैलम। फिर है देवानां प्रियः अर्थ परिवर्तनम लभते, तो इसका आंसर होगा सभ्यस्यार्थे। देवानां प्रियः अर्थ परिवर्तनम लभते सभ्यस्यार्थे, यह सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है क्या अर्थ परिवर्तन का कारण ध्वनि परिवर्तन है, तो इसका आंसर है कुछ कुछ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अर्थ परिवर्तन अर्थ विकास का कारण ध्वनि परिवर्तन कुछ कुछ है। भाषा के अध्ययन से यह विदित होता है कि भाषा में प्रयुक्त शब्दों के अर्थों में भी उसी प्रकार परिवर्तन होता रहता है जिस प्रकार भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों या पदों में होता है। फिर है धर्म का धम्म रूप में परिवर्तन, उदाहरण है पश्चगामी समीकरण का। धर्म का धम्म रूप में परिवर्तन पार्श्ववर्ती पश्चगामी समीकरण है। समीकरण 2 प्रकार का होता है, व्यंजन का और स्वर का। आगे इन दोनों के ही दो दो भेद हो सकते हैं, पुरोगामी आगे जाने वाला और पश्चगामी पीछे जाने वाला। इनमें से प्रत्येक के पार्श्ववर्ती और दूरवर्ती विभेद भी हो सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: पार्श्ववर्ती पुरोगामी समीकरण चक्र का चरक, पद्म का पदद, व्याघ्र का बघ्घ, मुक्त का मुक्क, लग्न का लग्ग, यस्य का जस्य, तक्र का तक्क, वक्र का बक्क, चक्रिका का चक्की, पत्र का पत्ता, सर्प का सप, दुग्ध का दुग्ध, भक्त का भक्त, श्रेष्ठ का सेठ, दुर्गा का दुर्गा, सरकरा का शक्कर, कलक्टर का कलट आदि। फिर है पुरोगामी विषमीकरण। जब प्रथम व्यंजन ज्यों का त्यों रहता है और दूसरा परिवर्तित हो जाता है तो उसे पुरोगामी कहते हैं। लांगुली का लंगूर, काक का काग और कंकड़ का कंगन आदि। पश्चगामी विषमीकरण, इसमें प्रथम व्यंजन में विकार होता है। नवनीत का लैनु भोजपुरी, दरिद्र का दलिद्दर भोजपुरी, मुकुट का मऊर भोजपुरी,
नूपुर का नेऊर प्राचीन साहित्य और मुकुल का बऊर भोजपुरी। तो ये था संस्कृत भाषा और साहित्य के इतिहास के। अभी हम लोग ये पार्ट 1 के प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको अभी यहीं पे रोक रही हूँ, आप इतना देख लीजिएगा। फिर हम जो है इसका पार्ट 2 देखेंगे, उसमें इसके सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे। चूंकि ये व्याख्या सहित है इसलिए थोड़ा लंबा हो जा रहा है और आप भी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो शायद पूरा नहीं देख पाएंगे, तो इसमें आप ही का नुकसान होगा। इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में लेकर आऊँगी। वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका पूरा समाधान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।